SHO गुलाम अब्बास नियाजी साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जिनके थाने की हदूद में ये वक़ूआ पेश आया। जब इनको इतला मिली तो ये फ़ौरन से मौके पर गए, ज़ाहिर है अपने अफसरान को भी इतला दी कि ये वक़ूआ हो गया है, और फिर जाकर क्या देखा और इस केस को कितनी देर में क्लोज किया, यानी कि मिचोर किया, तफ्तीश की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आप सब मौके पर गए फ़ौरन रिस्पॉन्ड टाइमिंग्स में, क्या देखा जाकर? हम जब मौके पर पहुंचे तो हमने फ़ौरन उसको कॉर्डन ऑफ किया, ठीक है, PFS से टीम को बुलवाया, उन्होंने अपना जो कानूनी कार्रवाई थी उन्होंने वो की। उसके बाद हमने डेड बॉडी को फ़ौरन पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट कर दिया। ठीक हो गया। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट करने के बाद हम मुलजिम की तलाश में निकल पड़े। ठीक है, हमने थाने की मुख्तलिफ टीम, पहला स्टेप क्या था तलाश में? तलाश में सबसे पहले DPO साहब के डायरेक्शन के मुताबिक, ठीक है, DSP साहब की ज़ेरे निगरानी हमने थाने के लेवल पे टीम्स बनाई मुख्तलिफ। ठीक है, ये टीम रेड करेगी, ये CCTV चेक करेगी, ठीक है, और ये सफ़ेद परचात में गलियों में महल्ले जो इनका है महल्ला है वहाँ पे ये सर्च करेंगे और लोगों से मालूमात इकट्ठी करेंगे। ओके, हमने अपनी 3-4 टीम्स बना दी। मैं खुद भी साथ, मेरे DSP साहब भी मेरे साथ मौजूद थे। ठीक है, हम CCTV हमने जो जिस रूट पे ये खातून गई थी और वापस आई, हमने उसको ट्रैक किया। ठीक है, तो हमें उसमें एक बाइक उसका पीछा करता हुआ नज़र आता है। अच्छा, जिसका जो फेस है, जो आपने ट्रैक किया उसको, वो CCTV फुटेज के थ्रू आपने सारा किया? मैं फर्दर जनाब आगे बताता हूँ। हमें एक बाइक नज़र आता है जो उसको पीछे चल रहा है, और उसका जो मुलज़िम था उसका चेहरा ब्लर था कैमरे की उसकी वजह से कि वो क्लियर नहीं था कि मुलज़िम कौन है, लेकिन उसका हुलिया और कद काट का आइडिया हो रहा था, और बाइक की कोई नंबर प्लेट वगैरह भी नहीं थी। अच्छा। हमें ये पता चला कि मुलज़िम एक ही है, हाँ, जो उसके पीछे आया है, उसने हिट किया फायर से और यहाँ से वो फरार हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अगला मरहला था कि इस मुलज़िम को शनाख्त कैसे की जाए, डेफिनेटली इसको ट्रेस कैसे किया जाए। ठीक है, फिर जो हमारी सफ़ेद परचात में टीम थी गलियों में, हाँ, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि मिर्ज़ा अदील नामी लड़का है, हाँ, वो माह रमज़ान से पहले इन गलियों में आता जाता देखा गया। ठीक है, कुछ सस्पेक्ट था वो, ठीक है, लेकिन वो हमारा 100% श्योर नहीं था। ठीक है, ज़ाहिर है। हमने जो खातून का मोबाइल हमें मिला था, उसके पास से उनके पास ही पड़ा हुआ था। अच्छा, वो उस मोबाइल नंबर की हमने, क्योंकि मोबाइल तो ओपन नहीं, उसका कोड लगा हुआ था तो वो ओपन नहीं हो सकता था। अच्छा। लेकिन नंबर हमने उनकी फैमिली से लिया, उसकी CDR भी हमने अप्लाई कर दी। ठीक है, मीनवाइल जब तक उसकी CDR आई, उस CDR से भी हमें कुछ हेल्प मिली। ठीक है, फिर जो मिर्ज़ा अदील सस्पेक्ट था उसको हमने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे उसको चेक किया, सर्च किया। वहाँ पे जो उसकी पिक्स मिली हमें, उसको हमने जो CCTV की फुटेज थी बाइक वाली, उसके साथ कंट्रास्ट किया। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। प्लस कुछ लोगों ने जब कहा था कि मिर्ज़ा अदील को जहाँ आते जाते देखा गया है, हाँ, तो वो 3 चीज़ें ये इकट्ठी हो गई। ठीक है, फिर जब CDR आती है, CDR में एक नंबर का 3 माह पहले मुसलसल रब्ता था, बाद में फिर डिसकनेक्ट हो गया था। ठीक है, उस नंबर की जब ओनरशिप ली जाती है, लेकिन वो ओनरशिप उसके नाम नहीं होती, किसी और के नाम होती है। ठीक है, लेकिन उसको हम जब फर्दर एनालाइज करते हैं, उसकी B पार्टीज देखते हैं, तो वो कंफर्म हो जाता है कि वो मिर्ज़ा अदील ही है। एक मिनट, वो नंबर जो था, जो कंसिस्टेंसी के साथ राब्ते में था जी, एक अंदाजे के मुताबिक कितनी कॉल्स थी 24 घंटे में? अगर मैं अंदाजा पूछूं तो 10-12 थी? एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, इतनी नहीं होगी। मसलन डेली बेसिस पे 2-3 कॉल्स थी, 3 माह पहले। ड्यूरेशंस 10-15 मिनट, आधा घंटा, इससे कम, 3-4 मिनट इसकी। लेकिन कॉल्स थी, इधर से भी थी, उधर से भी थी, दोनों साइड। इनकमिंग आउटगोइंग जी, रिलेशन का पता चल गया। मुझे क्या बताइए अब्बास, फिर आहिस्ता आहिस्ता पहुंचते गए आप मिर्जे तक? जी, ठीक है। जब हमें ये कंफर्म हो गया कि मिर्ज़ा अदील ही है, तीनों सोर्सेज से, CCTV, CDR, लोकल सोर्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, फिर जो मिर्ज़ा का घर था, हमने उसके बाहर वो नेक्स्ट डे उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया सिविल परचात में। ठीक है, उन तक डिस्क्लोज नहीं किया कि ये हमारा सस्पेक्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है। तो मीनवाइल वो रात के लेट नाइट प्लानिंग थी कि वो कहीं और रह रहा था, हमें उसका एग्जैक्ट घर का नहीं पता था। ठीक है, हम उसका जो फैमिली का भाई घर था, हमने उसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ था सफेद परचात में कि अगर कोई बंदा एंटर होता है तो ये पीछे पार्टी को इन्फॉर्म करेंगे जो रेडिंग पार्टी है। ठीक है, तो वो वहाँ पे जैसे ही एंटर होता है हम उसको अरेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, वो फिर डिस्क्लोज करता है कि मैं फैसलाबाद जा रहा था, हाँ, इस खौफ की वजह से मेरी वालदा यहाँ पे, तो मैं आखिरी बार वालदा को मिलने आया था। अच्छा, ठीक है। फर्दर उससे इन्वेस्टिगेशन और फिर बाद में वो जुडिशल हुआ। ठीक है, अब आपके मुल्जिम ने इकबाल जुर्म किया? जी बिल्कुल किया, कि मैंने कत्ल किया जी। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है जी, मर्डर के बाद जब हम उसको हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार कर लेते हैं, तो फिर अगला स्टेप होता है उसकी ज़ेर सवारी बाइक, हाँ, जिस बाइक पे था, और आला कत्ल बरामद करना। बिल्कुल। उसमें आला कत्ल को उसने कहा कि यहाँ से तकरीबन को 20 किलोमीटर दूर एक कुआं है, कुआं, अच्छा, जिसमें पानी भी मौजूद था। ठीक है, ये पिस्टल मैंने वहाँ फेंक दिया है। अच्छा, दौरान तफ्तीश उसने बताया? दौरान तफ्तीश उसने बताया। ठीक है,
हमारी टीम वहाँ पहुँचती है कुएं पे, लेकिन देखते हैं तो वो इजी नहीं था वहाँ से रिकवर करना, क्योंकि पानी भी मौजूद था। फिर डीएसपी साहब के नोटिस में दिया, उन्होंने एसी साहब को रिक्वेस्ट की, वहाँ से वो शक्कर मशीन ली। शक्कर मशीन को लेके गए, लेकिन उसका पाइप की लेंथ छोटी थी, उससे भी काम नहीं बना। अच्छा। फिर हमने जनरेटर का अरेंज करके, पाइप का अरेंज करके उसके पानी को स्टेप वाइज उसको बाहर निकाला। फिर लोकल 2 लोगों को उसमें नीचे उतार के आईओ के साथ, बड़ी बात, गवाहों की मौजूदगी में, वहाँ से हमने पिस्टल को निकाला जो आले कत्ल था उसका। वो बरामद हो गया। जी, बरामद हो गया। और बाइक भी हो गई। बाइक उसने किसी और जगह छुपा दी थी, वो फिर इंटरोगेशन में उसने इंकशाफ किया तो उसकी निशानदेही, वो बाइक भी हमने बरामद कर ली। राइट। वजह अनाथ क्या है? वजह अनाथ वो मैरिड था। ये कहती है जी, कि मैं बताता हूँ। वो मैरिड था। मिर्जा आदिल खातून जो है ये डिवोर्स थी ज़ाहिर है, वो इससे शादी करना चाहता था, लेकिन मिर्ज़ा, लेकिन ये कहती थी कि मैं अपनी फैमिली में वालिदैन भाइयों के साथ खुश हूँ। ऑलरेडी मेरी 2 शादी हुई, वो नहीं चल सकी, जो भी रीज़न थी, लेकिन वो बज़िद था कि मैंने शादी करनी है। इनके रिफ्यूज़ की वजह से उन्होंने ये स्टेप उठाया। वो बज़िद था या ये बज़िद? वो बज़िद था। मेरी नॉलेज के मुताबिक तो ये बज़िद थी, और ये कहती थी अगर तुमने मेरे से शादी ना की, 6-7 साल तुम्हारा मेरे से ताल्लुक रहा, तो मैं तुम्हारे घर आके तुम्हारी बीवी को बता दूंगी। नो, वो बज़िद था। वो बज़िद था। वो कहता था शादी करो, कहती मैं नहीं कर, शादी नहीं करनी, ताल्लुक में रहना है। वो तो ज़ाहिर है सीडीआरएस के मुताबिक तो यही रिलेशन का कॉन्टैक्ट था, वो बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। मिर्जा आदिल के घर पर पता है, अब तो सब कुछ पता ही होगा। इससे पहले पता था उनकी फैमिली को? नहीं, उनकी फैमिली को नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता था कि खातून गली से गुजर रही थी तो इसको फायर मारा गया। नसीम, हाँ जी, नसीम बीबी। राइट। हमने पता करवाया तो पता चला है कि नसीम बीबी जो इससे पहले इनकी 2 शादियां हुई थी। फिर हमने इसका सोशल मीडिया का अकाउंट ढूंढा, वहाँ से हमें एक मुलजिम का पता चला, तो डिग डाउन किया तो पता चला कि खातून का एक शादीशुदा शख्स जो इनसे उम्र में भी कम था, 38 साल का, वो शादीशुदा शख्स था। कोई तरीकाकार गलत था, कोई ब्लैकमेल करती थी, या कोई ऐसी चीज़ उसकी अपने पास रखी हुई थी जिससे तंग आके डर के इसने मर्डर किया? ये टोटली एक इत्तेफाक की बात है, कोइंसिडेंस है। 3 मई का दिन है, जोरा बीबी का कत्ल हुआ। उसके थोड़े ही टाइम के बाद एक और कॉल चली कि खातून कत्ल होगी। पहले तो हमने क्लियर किया कि क्या वही कॉल है, पता चला कि दूसरी कॉल है, यानी एक ही पुलिस स्टेशन सिटी आसलपुर में 2 कत्ल। तो अचानक एक पूरे शहर में गम गुस्से की लहर होगी कि ख्वातीन के खिलाफ क्यों हो रहा है। जीपीओ बहावलपुर हसन इकबाल साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। नसीम बीबी का कत्ल कैसे हुआ, और बहावलपुर की जब हम बात करते हैं तो बहावलपुर में ख़वातीन के कत्ल के हवाले से कि एक के बाद एक वकूआ पेश आ रहा है, तो बड़े से सवालात, तहफ़्फ़ुज़ात, कोई कह रहा है टारगेट किलिंग है, कोई कह रहा है सीरियस किलिंग है। मामला क्या है ये हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हसन साहब, ये दुरुस्त है कि एक के बाद एक और ख़वातीन कत्ल हो रही हैं, खातून फिर दूसरी खातून, और सीरियल किलर इसको समझा जा रहा है, क्या हो गया था उस दिन? ये टोटली एक इत्तेफाक की बात है, कोइंसिडेंस है। 3 मई का दिन है, जोरा बीबी का कत्ल हुआ। उसके थोड़े ही टाइम के बाद एक और कॉल चली कि खातून कत्ल होगी। पहले तो हमने क्लियर किया कि क्या वही कॉल है, पता चला कि दूसरी कॉल है, यानी एक ही पुलिस स्टेशन सिटी आसलपुर में 2 कत्ल। तो अचानक एक पूरे शहर में गम गुस्से की लहर होगी कि ख्वातीन के खिलाफ क्यों हो रहा है। और दूसरा, मैडम सीएम का जो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रेड लाइन है ख्वातीन और वुलनरेबल के खिलाफ, जो है ना, किसी भी किस्म का वायलेंस, तो कत्ल की बात थी। डीएसपी साहब उस वक्त जो हमारे थे वो मौके पे पहले मौजूद थे। वहाँ से हमें एक टारगेट मिला, हमें सोचा कि वो होगा उसका साबका खावन। उसको उठवाने के बाद जब हम इधर आए तो देखा कि खातून गली से गुजर रही थी तो इसको फायर मारा गया। नसीम, हाँ जी, नसीम बीबी। राइट। अच्छा, वो मारा गया तो हमने टेक्निकल टीम बुलाई तो ये बात क्लियर हो गई कि इसको टारगेट किया गया। ठीक है। जब हमने पता करवाया तो पता चला कि नसीम बीबी जो इससे पहले इनकी 2 शादियाँ हुई थी। ठीक है। अगेन उस वाले केस में शादी थी लेकिन नाराज़गी चल रही थी। ठीक है। इस वाले केस में 2 शादियां थी, तो हमारा अपेरेंटली ये गया कि शायद कोई ये चीज़ हो। ठीक। फिर हमने इसका एक सोशल मीडिया का अकाउंट ढूंढा। अच्छा। खातून का। ठीक है। उस सोशल मीडिया के अकाउंट से हमने कुछ टेक्निकल मालूमात हासिल की। वहाँ से हमें एक मुलजिम का पता चला कि मुलजिम इससे राब्ते में है। जब इसको डिग डाउन किया तो पता चला कि खातून का एक शादीशुदा शख्स जो इनसे उम्र में भी कम था, 38 साल का। और इनकी उम्र कितनी थी? ये तकरीबन 45 ईयर्स की। अगेन मैं विक्टिम शेमिंग नहीं करता, ये हमारा काम नहीं है। ठीक है। लेकिन इनका उससे राब्ता था। ठीक है। वो शादीशुदा शख्स था और वो राब्ता काफ़ी अरसे से था, मतलब 6-7 साल से था। 2019 तक गालबन
ہمیں وہ ملا ڈاٹا کہ 2019 سے تھا. ٹھیک ہے. ہم نے اس کو بالکل ٹیکنیکلی اور سائنٹیفک انداز میں پکڑا اور اس کے بعد اس نے اپنا ویپن جو ہے نا وہ ایک کنویں میں پھینک دیا تھا. اس کنویں کو ڈرائی کر کے ہم نے وہ اوریجنل ویپن بھی وہاں سے. اس کو کتنے دن لگے کنویں کو ڈرائی کرتے ہیں یا شاید بند کرواتے ہیں کیسے؟ یہ دونوں کیسز 12 گھنٹے میں ہم نے الحمدللہ مطلب آج جیسے یہ اس ٹائم ہوا ہے اگلے دن تک ہمارے پاس اوریجنل ملزم اور ویپن ریکوری کے اور وجہ وہ آ چکی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو کیا کہتے ہیں ملزم دوران تفتیش کیا ہو گیا اتنا لمبا چوڑی دوستی یاری اور پھر قتل پہ ختم؟ دیکھیں یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہے مردوں کے حوالے سے کہ اگر آپ نے کسی خاتون سے تعلق رکھا ہے تو اگر اس کو کوئی رشتے اگر وہ مانگتی ہے اپنا جائز حق مانگتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو قتل کریں. اگر آپ رشتہ نہیں کر سکتے, اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے اپنی بیویوں میں تو یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے, نکاح کی اجازت دی ہے ہمارے دین نے, لیکن یہ کہ آپ پھر انصاف کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو اس راستے پہ جانا ہی نہیں چاہیے. تو یہ ایک اس نے جو ہے وہ نہیں کوئی طریقہ کار غلط تھا, کوئی بلیک میل کرتی تھی یا کوئی ایسی چیز اس کی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی جس سے تنگ آ کے ڈر کے اس نے مرڈر کیا, کچھ تو ہوگا. وہ اب اس دنیا میں نہیں, اس کا معاملہ اب اس دنیا سے کلوز ہو گیا. ٹھیک ہے. میرا یہ کوشچن ہے کہ ہم وکٹم کو برا کیوں گئے؟ ٹھیک ہے. جو قاتل ہے اس نے جب ایک قدم اٹھایا, پہلا تو اس نے دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں کہ جی صرف عورت ہی بری ہے, ٹھیک ہے, تو کیا مردوں کے لیے حکم نہیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. کیا اس کے کن پٹی پہ نسیم بھی اس نے کن پٹی پہ بندوق تو نہیں رکھی تھی کہ آپ نے ساتھ تعلقات قائم کریں؟ آپ نے کیے. اس کے بعد وہ آپ سے ایک جائز رشتہ مانگتی تھی, آپ کو وہ جائز رشتہ کرنا چاہیے تھا. اگر نہیں تھا تو آپ فیس کرتے اس کے کانسیکوینسز. اگر آپ نہیں کر سکے تو آپ قانون کی نظر میں بھی گناہ گار ہیں اور ہر لحاظ سے جو آپ گناہ گار ہیں اس کے مطابق ہم اس کو چلان کریں گے. آپ ایک بہت ہی سینسیبل اور کمپیٹنٹ آفیسر ہیں, یہ آپ کی پروفائل کہتی ہے. حسن صاحب ہمارے ہاں ایک جنرلی میرا لاسٹ کویسچن ہے آپ سے, پھر ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. ایک مرد فار ایگزامپل معاشرے میں ایک میرڈ آدمی ہے, اس کا 2-3 لڑکیوں سے تعلق ہوگا, گرل فرینڈس بنائی ہوں گی, کسی کو دن میں مل رہا ہے, کسی کو آفس ٹائم میں مل رہا ہے, 2-3 سے تعلق ہے اور گھر پہ بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے, اور بیوی کو اس بات کا پتہ ہے کہ میرے شوہر نے باز بھی نہیں آنا اور اس کا تعلق بھی ہے یہاں. وہ شاید اس بات کو تو برداشت کر لیتی ہے, ہضم کر لیتی ہے, چلو باز آ جائے گا آج نہیں تو کل. اگر وہی شوہر یہ کہے گا کہ میں اس کو نکاح کر کے لانے لگاؤں تو بیوی نے سب سے پہلے پھٹنا ہوتا ہے. ظاہر ہے عورت کو برداشت نہیں کرتی, لیکن گرل فرینڈ برداشت ہو جاتی ہے, دوسرا نکاح برداشت نہیں ہوتا. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اس معاشرے کا. دیکھیں میں اس میں صرف ایک بات کرتا ہوں, میں اپنا ذمہ دار ہوں. اگر آپ اف یو کانٹ فیس دا ہیٹ ڈونٹ گو ان دا کچن. بالکل صحیح, سیدھی سی بات ہے. اگر آپ یہ سوچا سمجھا فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کے کانسیکوینسز خود برداشت کرنا ہے. لیکن آپ کسی بھی انسان کے ساتھ آپ کسی بھی انسان کو یوز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی, اگر کوئی اپنا حق مانگتا ہے, جائز حق مانگتا ہے تو آپ دیجیے, اگر نہیں کر سکتے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے اس چیز کو کرنے کی. اور الٹیمیٹلی آپ دیکھ لیں کہ قتل ہونے کی وجوہات 3 ہی ہوتی ہیں, زن, زر اور زمین. تو اس میں مقتولہ کو قصوروار ٹھہرانا میں تو نہیں.